गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से न्यू स्पीड के चैनल में हमने एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट करनी है। इसकी आज हम स्टार्टिंग आज 2 नंबर से करने जा रहे हैं। इसमें डेली आपको होमवर्क मिलेगा और विद सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि पहले आप उसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन ना आए उसको देखें, या जो आ गए उनको भी अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपने क्या सॉल्व किया और हमने क्या सोल्यूशन बताया, कौन सा ऑप्शन सही है, आपका वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसको देखने के लिए आप तुरंत उसका वीडियो देखें और रोज का रोज अपना होमवर्क पूरा करें। तो ये होमवर्क की सीरीज है जो आज से शुरू हो रही है और चलिए इसको शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर से। आपको थंबनेल में चैप्टर का नाम और डे 1, डे 2, डे 3 और चैप्टर का नाम और चैप्टर के नाम के साथ साथ उस चैप्टर में वो कौन से नंबर का होमवर्क वाला सीरीज है वो आपको सब कुछ थंबनेल में बहुत ही क्लियरिटी से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन और ये इसका पहला पार्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि 2 स्फीयर्स हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं, दोनों हॉलो स्फीयर्स हैं और एक मास स्मॉल m है जिसको पहले पॉइंट P पर रखा गया। पॉइंट P पर रखा गया तो इस पर फोर्स निकालना है। तो एट P फोर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, मास इनटू फील्ड, और दोनों स्फीयर के अंदर कभी भी फील्ड नहीं होती है, फील्ड ना होने की वजह से फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसी प्रकार से पॉइंट Q पर बात करें, एट पॉइंट Q फोर्स का फॉर्मूला बताइए, मास इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। तो जो Q पॉइंट है वो अंदर वाले के बाहर है, तो Gm1 अपॉन बी स्क्वायर, और बाहर वाले के अंदर है इसलिए बाहर वाले की वजह से पॉइंट Q पर कोई फील्ड नहीं होगा। पॉइंट Q पर फील्ड होगा किसकी वजह से? M1 वाले की वजह से, M2 वाले की वजह से नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट M2 के अंदर है और किसी भी स्फीयर के अंदर उसकी वजह से फील्ड नहीं होता। तो Q पर फील्ड होगा लेकिन अंदर वाले की वजह से, हाँ M1 वाले की वजह से, क्योंकि ये M1 वाले के बाहर है, और M2 वाले की वजह से फील्ड नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट Q M2 वाले के अंदर है। अच्छा, ये जो पॉइंट था P वो M1 के भी अंदर था और M2 के भी अंदर था, इसलिए M1 की वजह से भी फील्ड नहीं होगा, M2 की वजह से फील्ड नहीं होगा, और P पर फील्ड नहीं होगा तो वहां पर रखे पार्टिकल पर फोर्स भी नहीं होगा। ठीक है ना। ओके, तो पॉइंट Q पर रखे मास पर फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है और वो है Gm1m अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और अब आ जाते हैं पॉइंट C पर। तो एट पॉइंट C पर ये मास रखा हुआ है और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड एट C। तो C पर जो C पॉइंट है, जो R पॉइंट है, ये जो R पॉइंट है वो M1 के भी बाहर है और M2 के भी बाहर है, तो दोनों की वजह से फील्ड होगा। M1 की वजह से Gm1 बाई सी स्क्वायर और M2 की वजह से Gm2 बाई सी स्क्वायर। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फील्ड का फार्मूला क्या होता है? किसी भी स्फीयर के बाहर फील्ड का फार्मूला क्या होता है? ये पॉइंट R है मान लीजिए और ये डिस्टेंस R है, तो एट पॉइंट R ग्रेविटेशन फील्ड विल बी इक्वल टू Gm बाई R स्क्वायर। ठीक है ना। इसी प्रकार से Gm1 बाई सी स्क्वायर एंड Gm2 बाई सी स्क्वायर। सो आप लोग बाहर ले सकते हैं Gm बाई सी स्क्वायर, तो अंदर बचेगा M1 प्लस M2। ठीक है भाई, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आधार था वो ये फार्मूला था। किसी भी जगह पर कोई मास रखा है तो उस पर फोर्स निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। उस जगह पर रखे मास में उस जगह की ग्रेविटेशनल फील्ड को मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। और अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द 2 पॉइंट मासेस U is equal to minus k m1 m2 by r की पावर n, where k is constant with what power of n time period of a satellite of mass m varies in circular orbit if mass of planet is m। ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी r की पावर n के इनवर्सली है, तो टाइम पीरियड r पर कैसे डिपेंड करेगा ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। U is equal to minus Gm1 m1 m2 अपॉन r की पावर n, यानी कि माइनस Gm1 m2 r की पावर माइनस n। तो पहले हम लोग फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी निकाल लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फोर्स इज इक्वल टू du बाई dr। तो du बाई dr, तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? Gm1 m2 कांस्टेंट बाहर आ गया और d बाई dr ऑफ r की पावर माइनस n, माइनस Gm1 m2 और r की पावर माइनस n का डिफरेंशिएशन माइनस n, r की पावर माइनस n माइनस 1 है ना। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पावर को आगे ले आते हैं और पावर में माइनस 1 कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया
तो G m1 m2 n और r की पावर -n -1, ठीक है ना। फोर्स फाइंड करने के बाद अब हम लोग इस फोर्स से हमें जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, है ना। किसी भी प्लेनेट के आसपास जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसको घूमने के लिए, अपनी ऑर्बिट में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज से मिलता है? बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने फाइंड किया जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो m v² r और ये है k m1 m2 n r की पावर -n -1। तो जब ये r की पावर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बताइए? mv² k m1 m2 n r की पावर -n, क्योंकि ये -1 और ये +1, ये पावर +1 और ये पावर -1 कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों को मिलेगा v² प्रोपोर्शनल टू r की पावर -n, हेंस v प्रोपोर्शनल टू r की पावर -n/2। दोनों तरफ का रूट लेंगे ना, तो जब रूट लेंगे तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये हो गया n/2। नाउ टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। तो 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी r की पावर -n/2 के प्रोपोर्शनल है। यानी कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r अपॉन v, यानी कि प्रोपोर्शनल टू r अपॉन r की पावर -n/2। तो ये जब ऊपर जाएगा तो r की पावर n/2 + 1, क्योंकि ऊपर r की पावर 1 है और नीचे r की पावर -n/2 है, तो ऊपर जाएगा तो ये पावर और पावर 1 आपस में ऐड अप हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल टू r की पावर n + 1/2। सो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r की पावर n + 1/2, ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू को फाइंड किया। यहाँ पर देखिए, ये जो मासेस थे वो क्या थे? प्लेनेट का मास था। प्लेनेट का मास क्या था बताइए? प्लेनेट का मास था कैपिटल M और उस पार्टिकल का मास था स्मॉल m। तो ये हो गया कैपिटल M और ये स्मॉल m, ठीक है। जिसको सवाल में m1 m2 कहा गया है, उसको अब हम लोग अपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ये m और ये स्मॉल m, कैपिटल M और ये स्मॉल m, कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल M स्मॉल m। तो फोर्स हम लोगों ने पहले फाइंड कर लिया, और फोर्स फाइंड करने के बाद कैपिटल M स्मॉल m, क्वेश्चन में कैपिटल M स्मॉल m लिखा हुआ था, हम लोग इसको अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहे हैं। कैपिटल M प्लेनेट का मास, स्मॉल m उस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। कैपिटल M प्लेनेट का मास और स्मॉल m उसके आसपास घूमते हुए ऑब्जेक्ट का मास। इस प्रकार से हमने देखा कि v² प्रोपोर्शनल टू r की पावर n आया, तो v प्रोपोर्शनल टू r की पावर n/2 आया। अब टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अराउंड द प्लेनेट t इज इक्वल टू पूरी दूरी बटे 4 2 पाई r अपॉन v, यानी कि प्रोपोर्शनल टू r/v। r हो गया v प्रोपोर्शनल टू r की पावर -n/2। जब n/2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पावर 1 है और ये n/2 पॉजिटिव बन के ऊपर जाएगा तो n/2 + 1 हो जाएगा, तो r की पावर n + 1/2, यानी कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r की पावर n + 1/2। इस सवाल में यही कहा गया था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी r⁴ n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो टाइम पीरियड r की पावर कितने के प्रोपोर्शनल होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और अब आगे चलेंगे जल्दी से। देयर इज स्मूथ टनल अप टू सेंटर ऑफ अर्थ सॉलिड स्फीयर, सेंटर ऑफ C ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक m मास का स्फीयर है जिसकी सतह पर एक सुरंग की गई है जो कि सेंटर तक गई है, और एक m मास के पार्टिकल को पॉइंट P से छोड़ दिया गया, और अट्रैक्शन की वजह से वो तेजी से अर्थ की तरफ आता है और अर्थ की इस टनल में अंदर चला जाएगा, और अंदर जाकर वो सेंटर पर पहुंच पे जाके टकरा जाएगा। तो क्योंकि टनल सेंटर पर जाके लॉक हो गई है, बंद हो गई है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये मास जब अर्थ के सेंटर पर पहुंचेगा, टकराएगा, तो उस समय
इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एम वाइल स्ट्राइकिंग एट सी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, P पर काइनेटिक प्लस P पर पोटेंशियल इज इक्वल टू C पर काइनेटिक प्लस C पर पोटेंशियल प्लस C पर पोटेंशियल एनर्जी। तो K पर P पर काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि इसको यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया गया है, ठीक है ना। ये पूरी डिस्टेंस r है, सेंटर से P की दूरी r है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं बताओ, G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r, और C पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी C पर कैसे लिखते हैं बताओ, 3/2 G सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी आप लोग कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है वहां पर रखा मास और वहां का पोटेंशियल, तो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, और R की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ R, हाफ m v स्क्वायर, मास है m को देखिए m, और सेंटर पर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है 3/2 टाइम्स G कैपिटल M ओवर R विद नेगेटिव साइन। हाँ, विद नेगेटिव साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइन पॉजिटिव है, और जब पोटेंशियल रख देंगे तो साइन अब निगेटिव हो जाएगा, तो अब जब ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 3/2 टाइम्स G कैपिटल M स्मॉल m बाई R, और ये है G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2R। सो वी कैन से दैट G कैपिटल M स्मॉल m बाई R को अगर हम बाहर ले लेंगे तो 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो m से m देखिए कैंसिल हो गया, और G कैपिटल M बाई R, और ये 3/2 माइनस 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। सो वी कैन से दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू twice of G capital M by R. So V will be equal to under root 2G capital M by R. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि एक स्मॉल m मास के पार्टिकल को पॉइंट P से छोड़ा गया। ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से वो पॉइंट मास अर्थ की तरफ आया और सरफेस की इस होल से टनल में अंदर चला गया। क्वेश्चन है कि C पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा तो वो किस वेलोसिटी से टकराएगा, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, P से लेकर C तक हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि P पर काइनेटिक प्लस P पर पोटेंशियल इज इक्वल टू C पर काइनेटिक प्लस C पर पोटेंशियल। तो P पर काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी माइनस G m ओवर R, और C पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, और C पर पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है किसी भी जगह का मास और उस जगह पर पोटेंशियल। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जा सकता है। तो मास और सेंटर का पोटेंशियल कितना होता है, सेंटर पर पोटेंशियल 3/2 Gm बाई R होता है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन देख पा रहे होंगे आप लोग। अब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 G कैपिटल M स्मॉल m बाई R माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2R। इसी तरह कॉमन ले ली तो यहाँ पर 3/2 माइनस 1/2 बचा, 3/2 माइनस 1/2 1 हो गया, m से m कैंसिल हो गया, 2 इधर आ गया, रूट ले लिया गया, और ये बहुत बढ़िया सवाल रिजल्ट आ गया। आइए अगला क्वेश्चन जल्दी देखते हैं। A particle of mass m is projected from surface of earth with velocity is equal to 2 times escape velocity। एक स्फीयर अर्थ की सरफेस से इस पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका गया, और ये जो v है वो एस्केप वेलोसिटी का डबल है। तो पार्टिकल जब एस्केप कर गया, इनफाइनाइट पर पहुंचा, तो उसकी वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। ये पार्टिकल इनफाइनाइट पर पहुंच गया, इस पॉइंट को हम P मान लें और इनफाइनाइट वाले पॉइंट को हम लोग Q मान लें।
तो यहाँ पर भी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, P पर काइनेटिक एनर्जी और P पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q पर काइनेटिक एनर्जी एंड Q पर पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज हाफ m v स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m ओवर अर्थ का रेडियस, ठीक है ना। सरफेस पर पोटेंशियल जी कैसे लिखी जाती है, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है आर ई मतलब रेडियस के बराबर, और क्यू पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m v डैश स्क्वायर और क्यू पर पोटेंशियल एनर्जी कितना बताओ, 0, ठीक है ना। तो उस पार्टिकल का मास कैंसिल हो गया, इधर भी है इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका देखिए 1/2 v स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम ई ओवर आर ई इज इक्वल टू हाफ वी डैश स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर 2g एम ई ओवर आर ई, ठीक है ना भाई, इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये इसके वेलोसिटी लिखा हुआ है। अर्थ की सरफेस पर जब कोई बॉडी स्केप करानी होती है तो उसकी स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2g एम ई ओवर आर ई, और यहाँ पर रूट नहीं लगा मतलब ये स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है इज इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर, और जिस वेलोसिटी से फेंका गया है वो वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी का डबल है, स्केप वेलोसिटी का डबल, तो ये हो गया 4 टाइम्स स्केप वेलोसिटी माइनस स्केप वेलोसिटी स्क्वायर के साथ v डैश स्क्वायर, सो 3 टाइम्स स्केप वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर, हेंस v डैश इज इक्वल टू √3 टाइम्स स्केप वेलोसिटी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोबारा एक बार फिर समझ लीजिए। एक पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से, m मास के पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से फेंका गया, उसकी वेलोसिटी इसके वेलोसिटी का डबल थी। वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी का डबल होने की वजह से जब वो इनफाइनाइट पर पहुंच गई तब भी उसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। तो अब हम लोग पॉइंट P और पॉइंट Q तक हम लोग लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब P पर काइनेटिक एनर्जी प्लस P पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q पर काइनेटिक एनर्जी प्लस Q पर पोटेंशियल एनर्जी। P पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस P पर पोटेंशियल एनर्जी g m1 m2 बाई r, तो m1 मतलब ये, m2 मतलब ये, और बीच की डिस्टेंस मतलब रेडियस r e इज इक्वल टू हाफ m v डैश स्क्वायर, और Q बहुत दूर हो जाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी Q पर, तो स्मॉल m कैंसिल हो गया, मतलब जिस पार्टिकल को हमने फेंका उसका मास कैंसिल हो गया, हाफ v स्क्वायर माइनस जी एम ई ओवर आर ई इज इक्वल टू हाफ v डैश स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए अर्थ की सरफेस से इसके वेलोसिटी लिखी हुई है स्क्वायर के साथ, क्योंकि अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को स्केप कराने के लिए हमें कितनी वेलोसिटी लेनी पड़ती है, √2g एम ई ओवर आर ई, और इसी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया इसके वेलोसिटी का स्क्वायर। ये वेलोसिटी जो है वो 2 इसके वेलोसिटी है, तो इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 4 इसके वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इसके वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर, सो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इसके वेलोसिटी का स्क्वायर, इसलिए v डैश इज इक्वल टू √3 टाइम्स इसके वेलोसिटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। और अब हमें पता लगाना है कि गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि ग्रेविटेशनल फ्लक्स जो होता है वो माइनस इंटीग्रेशन ई डी एस, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ग्रेविटेशन फ्लक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन ई डी एस, और ग्रेविटेशन फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है 4πg m इज इक्वल टू माइनस ई डी एस। तो ये है गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर ये सब कैसे लिखा गया, ये एक मास m है, या स्मॉल m भी आप मान सकते हैं इसको, स्मॉल मास m है, और ये अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है फील्ड लाइंस का नंबर। ये देखिए ये है ग्रेविटेशनल फ्लक्स। ग्रेविटेशनल फ्लक्स कैसे लिखा जाता है, ग्रेविटेशन फ्लक्स का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन ई डी एस, ठीक है ना। और ग्रेविटेशन फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, और वो होता है 4πg m, क्योंकि 1 kg मास से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होता है, 4πg, ठीक है ना। इसलिए m kg मास से कितना फ्लक्स एसोसिएट करेगा, 4πg इंटू m, इतना फ्लक्स एसोसिएट करेगा। यानी अगर कोई मास स्मॉल m है तो उससे उस पर आने वाला ग्रेविटेशनल फ्लक्स यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस का नंबर ये है फ्लक्स। देखिए, और फ्लक्स इज इक्वल टू होगा 4πg और इंटू m। क्यों,
क्योंकि 1 kg मास से जो फ्लक्स जुड़ता है, ये जो फ्लक्स जुड़ता है वो 4 पाई जी जुड़ता है। तो m kg मास से कितना फ्लक्स जुड़ेगा, 4 पाई जी इंटू एम। तो ये फ्लक्स और फ्लक्स यानी कि फ्लक्स के दो फार्मूले हुए। पहला फार्मूला हो गया 4 पाई जी एम और दूसरा फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन E डॉट डी एस। दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये बन गया आपका गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से ये छोटे छोटे होमवर्क से आपको फायदा होगा। इन वीडियोस को और इन क्वेश्चंस को आप रेगुलर देखते रहिए और रेगुलर लगाते रहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस होमवर्क सीरीज के अंडर में करेंगे। चलिए।